नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए आज हम लोग चलते हैं, हमारी क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक योगस्य वैशिष्टम 10वां पाठा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले प्रश्न पर चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट्स में ध्यान रखना है। पहला प्रश्न रहेगा अस्माकं कृते का अतीव उपयोगिनी अस्ति। ठीक, अस्माकं कृते का अतीव उपयोगिनी। अस्माकं मतलब हमारे, कृते माने लिए, हमारे लिए, का माने कौन सी चीज है जो सबसे अधिक उपयोगी है। ठीक, उपयोगिनी अस्ति, क्या है सबसे ज्यादा उपयोगी? योग शिक्षा। हमारे लिए इस समय वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है योग शिक्षा, क्योंकि हमारे शरीर में इतने सारी रोगग्रस्त होते जा रहे हैं, शरीर हमारे इतने रोगग्रस्त होते जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर हमारा शरीर रोगग्रस्त हो रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए इस समय क्या? योग शिक्षा, योग की शिक्षा। अस्माकं में षष्ठी का बहुवचन है, कृते के लिए का माने प्रथमा का एक वचन, अति प्लस एवं दीर्घ संधि, उपयोगिनी अस्ति अस्तिस्तः संति। फिर लिखा योगः स्वास्थ्यकरः इति कयः उक्तम। योग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इस प्रकार से किसके द्वारा कहा गया है? तो उसने बताया था कि मेरी माँ भी कहती है, किसकी? सागरिकायाः मात्रा। ठीक, मात्रा के द्वारा। अब यहां मात्रा शब्द दिया हुआ है, ये तृतीय विभक्ति का रूप लग गया है मातृका। तो माता, माता, मातरम, मात्रा, ये तृतीय विभक्ति लगी हुई है और माता के द्वारा। ठीक, तो सागरिकायाः मतलब सागरिकायाः, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, जैसे रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, वैसे बनेगा सागरिकायाः, सागरिकायाः। षष्ठी और पंचमी में बनेगा, तो ये षष्ठी विभक्ति का है, सागरिका की माँ के द्वारा ये कहा गया है कि योगः स्वास्थ्यकरः, योग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक, स्वास्थ्यकर होता है, योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। के संप्रति समुत्सुकाः दृश्यन्ते, कौन है जो इस समय सबसे उत्सुक दिखाई दे रहा है? के छात्राः, छात्राः या भवन्ताः, कुछ भी कह सकते हैं। छात्रों के लिए अध्यापक ने पूछा था ना कि आज इस समय ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, और तुम लोगों की प्रसन्नता की वजह से ऐसा लग रहा है मानो कि अब क्या? प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। छात्राः भवन्तः, छात्राः भवन्तः। ठीक है, तो यहां पर आपका के स्थान पर क्या हो जाएगा? भवन्तः। फिर इसके बाद दिया हुआ योग शास्त्रे, क्या दिया हुआ है? योग शास्त्रे, योग शास्त्रे कस्य कस्य नियमनम प्रतिपादितम वर्तते। योग शास्त्रे कस्य कस्य नियमनम प्रतिपादितम वर्तते। योग शास्त्र में किस किस के नियम प्रतिपादित हैं? किस किस के बारे में? उन्होंने बताया ना, चित्त वृत्ति के बारे में है, शरीर के बारे में, मन के बारे में, ये हमारे क्या है? नियम प्रतिपादित किए गए हैं योग शास्त्र में। शरीरस्य मनसः च, शरीर के और मन के बारे में। योग शास्त्री में सप्तमी का एक वचन, कस्य कस्य में षष्ठी का एक वचन है, और प्रतिपादितम माने प्रतिपादित किया गया या लिखा गया है, नियमन माने नियमों को। विपर्ययः का, विपर्यय क्या है? विपर्यय के बारे में क्या है? आप लोगों ने अनुवाद भाग 1, 2, 3 को देखा है कि नहीं देखा है? उसको जरूर देखिएगा, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम तद्रूपम क्या है? प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञानम तद्रूपम प्रतिष्ठम, ये हमारा विपर्य ज्ञान है। झूठे ज्ञान को भी हम क्या है? समझ बैठते हैं, वही हमारा विपर्य। उल्टा हम लोगों को बताया जाए वो हमारा क्या है? विपर्य है। विपर्य का मतलब होता है विलोम। ठीक, योगः का, योग क्या है? योगः का, योग क्या है? तो उन्होंने कहा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त को जान लेना योग है, वृत्ति को जान लेना योग है।
ये हमारे योग कहलाते हैं। श्वास प्राश्वासयो गति, ठीक है, श्वास प्राशयो गति विच्छेद का, ठीक। और ये हमारा प्राणायाम है। क्या है? प्राणायाम में देखा ना, जहां पर हम श्वास का क्या करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं ना, श्वास को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक, परक, और प्राश्वास निकालने को रेचक बोलते हैं ना, ये इसके। और गति विच्छेद, गति विच्छेद का मतलब हम जब बीच में अपनी गति को रोक देते हैं, ये सब हमारा प्राणायाम कहलाता है, अनुलोम विलोम। फिर इसके बाद सत्य प्रतिष्ठायाम किम भवति, सत्य की प्रतिष्ठा क्या होती है, सत्य की प्रतिष्ठा कहाँ होती है, तो क्रियाफल आश्रयत्वम, सत्य प्रतिष्ठा, क्रियाफल आश्रयत्वम, क्रियाफल आश्रयत्वम क्या होती है, सत्य प्रतिष्ठायाम भवति, सत्य प्रतिष्ठायाम भवति। कस्य अभ्यासात् क्षीयते प्रकाश आवरण, किसके अभ्यास से क्या है, अंधकार का क्षरण होता है और प्रकाश का आवरण बढ़ता है, प्राणायामश। जब हम प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं तो क्या होने लगता है, ये प्रश्न आप ध्यान पूर्वक देखना, ये आपके एक पदेर उत्तर है, वन वर्ड में आंसर देना है आपको, ठीक है ना। तो कस्य अभ्यासात्, किसके अभ्यास से, क्षीयते माने क्षरण होता है अंधकार का और प्रकाश का आवरण बढ़ने लगता है, तो प्राणायामश, किससे, प्राणायाम से। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक दूसरे पर देखेंगे। यहां आप ध्यान पूर्वक देखना, यहां लिखा हुआ है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। तो पूर्ण वाक्य में पहला हमारा प्रश्न दिया हुआ है मनीषा, क्या दिया है, मनीषा योग दिवसस्य विषय किम कथयति, मनीष योग दिवस के विषय में क्या कहती है, मनीष योग के विषय में क्या कहता है, बताइए। उन्होंने कहा है कि योग दिवस उत्सुकता के साथ पूरा विश्व मनाता है। कैसे मनाता है, देखिए यहाँ पर 21 जून को। मनीषा योग दिवसस्य विषय कथयति यत् अस्माभिः समाचार पत्रेषु पठितम यत् विश्वेपि योग दिवसः स उत्साहं मान्यते। वो कहता है, मनीष कहता है योग दिवस के विषय में कथयति माने कहता है कि जो हमारे अस्मा भी माने हमारे द्वारा या हमारे द्वारा ये पढ़ा गया है समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपरों में कि पठितम यत विश्वेपि, जो पूरे विश्व में योग दिवस है वह उत्साह पूर्वक मनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर भी योग दिवस में षष्ठी और विषय में सप्तमी, कथयति कथयतः कथयंती लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर देख रहे होंगे अस्माभि में तृतीया का बहुवचन, समाचार पत्रेषु सप्तमी का बहुवचन, और विश्वेपि, विश्व प्लस अपि बराबर विश्वेपि, तो यहाँ पर भी आपका क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पूर्व रूप संधि, योग दिवसा में प्रथमा का एक वचन, सोत्साहम, सा उत्साहम सोत्साहम, तो गुण संधि हो जाएगी, और मान्यते मान्यते मान्यन्ते, तो यहाँ पर भी आपकी कर्मवाचकी क्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से कदा मन्यते, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। देखिए, जून मासस्य 21तमः दिवसः तु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रूपेण सर्वत्र मान्यते। जून के महीने में 21 तारीख के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रूप सभी लोग मनाते हैं, ठीक। तो जून मासस्य में षष्ठी का योग वचन है, 21तमः दिवसा में प्रथमा, तु मानतो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रूपेण तृतीया का एक वचन, सर्वत्र मान्यते, सभी लोग मानते हैं, मनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ बलरामः मोहिनीं प्रति, बलरामः मोहिनीं प्रति किम प्रत्युत्तरम ददाति, बलराम मोहिनी के प्रति क्या उत्तर देता है, मोहिनी को क्या उत्तर देता है, बताइए क्या उत्तर देता है, बलरामः मोहिनी को उत्तर देता है, बलरामः मोहिनीं प्रत्युत्तरम ददाति यत् आम अधुना तु अस्माकं कृते योग शिक्षा अतीव उपयोगिनी अस्ति। बलराम कहता है मोहिनी से कि उत्तर देते हुए देता है, कहता है हाँ, इस समय तो हमारे लिए योग शिक्षा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, इस समय हम लोगों को योग शिक्षा के बारे में जानना चाहिए। तो आप लोग भी संकल्प लें और यह प्रण करें कि योग शिक्षा के बारे में जानना है, क्योंकि चैप्टर है तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता योग शिक्षा के बारे में आपको जानना है, और योग को आपको अपनाना भी है, करना भी है। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं समय, तो सुबह उठ करके, प्रातः काल उठ करके आपको प्राणायाम जरूर करना है, 15 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना है, जिससे कि आप क्या करेंगे, अच्छी सुबह प्रातः काल की जो हमारी लहर होती है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, शीतल वायु, वह जो श्वास के द्वारा हमारे अंदर जाएगी तो आत्म अंतःकरण में आपकी शुद्धि करेगी, आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगी। बस 15 मिनट बैठ करके, 10 से 15 मिनट बैठ करके आप डेली इसका अभ्यास करेंगे तो आपका अंतःकरण मन शुद्ध होगा, एकाग्र चित्ता बढ़ेगी, अच्छे से आपको याद भी होने लगेगा जो आप पढ़ते हैं,
ठीक, तो मोहिनी में द्वितीय, बलरामा में प्रथमा, प्रति उत्तरम, प्रति प्लस उत्तरम बराबर प्रत्युत्तरम, तो यहाँ यण संधि, ददाति दत्तः ददति, तो ये आपका एक वचन का रूप लगा हुआ है। और अधुना आपका अव्यय है, अस्माकम में षष्ठी का बहुवचन, योग शिक्षा, योग शिक्षा में आपका दिया हुआ है प्रथमा का एक वचन, उपयोगिनी अस्ति। सागरिका ग्रहे कस्याः मुखात्, सागरिका ग्रहे कस्याः मुखात्, मुखाद कस्याः विषय श्रुतवती, सागरिका माने सागरिका अपने घर में कस्या माने किसके, मुखाद माने मुख से, कस्या माने किसके विषय में श्रुतवती माने सुनती है, किसके विषय में सुनती है, अपने मुख से वह किसके बारे में, पर्यावरण के और योग के बारे में सुनती है, ठीक, योग शिक्षा के बारे में। सागरिका गृहे मातुः मुखाद, किसके मुख से, माता के मुख से क्या है, योग शिक्षा के विषय में सुनती है, तो इस कस्या की जगह मातु और इस कस्या की जगह योग शिक्षा, यह आपको जोड़ देना है और आपका आंसर हो जाएगा। सागरिका में प्रथमा, गृहे में सप्तमी, मातु में आपका षष्ठी विभक्ति लगी, मुखात में पंचमी और योग शिक्षाया में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। विषय में सप्तमी का एक वचन, श्रुतवती, श्रुतवतः, श्रुतवंती बन जाएगा। योगस्य अभ्यासेन किम भविष्यन्ति, योग के अभ्यास से क्या होगा, बताइए, योग के अभ्यास से क्या होगा, वो जानना चाहते हैं छात्र। योगस्य अभ्यासेन, योग अभ्यासेन ज्ञानेन च भवन्तः स्वाध्यायेपि एकाग्रतां वर्धयितुं सक्षमाः भविष्यन्ति, योग के ज्ञान से, अभ्यास से आप सभी के स्वाध्याय में भी एकाग्रता बढ़ेगी और आप उसमें सक्षम हो जाएंगे। योगस्य में षष्ठी का एक वचन, ज्ञानेन में तृतीय, अभ्यासेन में तृतीय का एक वचन, भवति भवतः, ये भवन्तः बहुवचन का रूप है। स्वाध्याय प्लस अपि बराबर स्वाध्यायेपि और एकाग्रताम तो द्वितीय विभक्ति। वर्धयितुम, वृद्ध धातु से वर्धयितुम, सक्षमा में बहुवचनांत रूप है, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, ये आपका लिट लकार, ये लिट लकार का रूप है और ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा पूर्ण वाक्यन उत्तरत। यहां पर भी विकल्पः किम कथ्यते, विकल्प हम किससे कहते हैं, विकल्प किससे कहते हैं उसके बारे में आपको देखिए यहां लिखा, शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः कथ्यते, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्पः कथ्यते, ठीक, शब्द ज्ञान के अनुपात में वस्तु को जब जान लेना, विषय वस्तु के शून्य के विकल्प को जान लेना हमारा क्या कहलाता है, विकल्प। के नियम कौन कौन से थे, बताइए। नियम हमारे 5 नियम होते हैं, शौच संतोष तपः, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ठीक है ना, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये हमारे नियम होते हैं, ठीक, ध्यान रखना। तो स्वाध्याय ईश्वरा में यहां पर गुण संधि हो जाएगी, यहां बहुवचन और नियमा में भी बहुवचन। ध्यानम किम भवति, ध्यान क्या है, ध्यान क्या है, और ध्यान का मतलब होता है तत्र प्रत्येक एकैताननः ध्यानम, जब हम प्रत्येक रूप से एक ही क्या है ध्यान को लगा लेते हैं और इसके अलावा हमें कुछ ध्यान नहीं रहता है और एक ही चीज दिखाई देती है जिसका चिंतन करते हैं, वही है प्रत्येकिताननः ध्यानम। इसके बाद प्रत्याहार दिए हुए, क्या दिए, प्रत्याहार। प्रत्याहार को देखिएगा क्या कहता है, प्रत्याहारम किम, प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार को जाने। स्व विषय संप्रयोगे, क्या लिखा है, स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारः इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, जो अपने विषय के, अपने ही स्वयं के विषय की चित्त वृत्ति, अपने मन के स्वयं के स्वरूप को जान करके अपनी इंद्रियों को क्या कर ले, वश में कर ले, वो प्रत्याहार। समाधि क्या है, समाधि भी वही है, मालूम है ना आपको, कि जब समस्त चीजों को भुला करके हम एक ही का साक्षात्कार करने लगते हैं और हमें सर्दी गर्मी मोक्ष आदि सबसे क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है। तदेव एवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम इव समाधि, जब हमें सब कुछ शून्य दिखने लगता है, बस जिससे हमारा मिलन होना है, साक्षात्कार होना है, वही समाधि। यहां पर भी प्रथमा का एक वचन है, यहां सप्तमी का एक वचन है और यहां पर इवेन्द्रियाणाम में षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है। और तत् एवार्थ में यहां दीर्घ संधि और मात्र निर्भाषम द्वितीय स्वरूप शून्यम एव अलग हो जाएगा। समाधि, समाधि में आपका प्रथमा का एक वचन। अहिंसा प्रतिष्ठायाम किम भवति, अहिंसा प्रतिष्ठायाम सप्तमी का एक वचन है, किम माने क्या, भवति माने होता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम क्या होता है, देखिए, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, जब हम क्या है
जीव मात्र से अहिंसा का त्याग कर दें, जब समस्त संसार के सभी बैर भाव आपसे दूर हो जाएं, सबका त्याग हो जाए, तो समझ लेना आप अहिंसावादी हो गए हैं। आपका कोई भी दुश्मन ना रह जाए, आपसे कोई ईर्ष्या करने वाला ना रह जाए, तो समझ लेना आप क्या हैं, अहिंसावादी हो गए हैं। ये हमारा कहलाता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक तीसरे को ध्यान पूर्वक देखें। लिखा हुआ है वाक्यांशा नाम आशयम स्पष्टीकृतम। वाक्यों के अंश का क्या करना है, स्पष्टीकरण करना है। वाक्यों के अंशों का क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आशय स्पष्ट करेंगे, स्थिर सुखम आसनम। क्या लिखा है, स्थिर सुखम आसनम। अब स्थिर सुख आसन क्या कहलाता है, स्थिर सुख का आसन। ध्यान पूर्वक देखिएगा, स्थिर सुखम आसनम। तो यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रख लेना है, स्थिर सुख का मतलब होता है आसनम, ठीक है ना। स्थिर सुखम आसनम सुखपूर्वकम, स्थिर सुखम आसनम सुखपूर्वकम दीर्घ काल पर्यंतम उपवेशन आसनम इति उच्यते। ठीक, स्थिर सुख आसन को सुखपूर्वक दीर्घ काल पर्यंत तक हम इसको क्या करते हैं, इसको जानते हैं, और जहां हमें सुख की अनुभूति होने लगती है वही हमारा स्थिर सुख कहलाने लगता है। ठीक है, स्थिर सुख आसनम। और जब संसार की समस्त सुख को प्राप्त कर लेते हैं और दीर्घ काल तक हम इस आसन को प्राप्त कर लेते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुख आसनम के माध्यम से फिर उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा क्या है हमारा, तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा का हमें जब लाभ होने लगता है और संसार के तेज को जानने लगते हैं, तो वह हमारा ब्रह्मचर्य वीर लाभ कहलाने लगता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा। ब्रह्मचर्यम अष्टांग योगस्य यमेषु अन्यतमः इति वीर्य लाभा। ठीक, ब्रह्मचर्य अष्टांग योग के यमों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक, इसमें भी उन्होंने देखा है, देखो यहां सप्तमी का एक वचन है, वीर्य लाभा में प्रथमा का एक वचन है, और यहां सप्तमी का एक वचन है ब्रह्मचर्यम अष्टांग योगस्य। अष्टांग योग के बारे में यमेषु में सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा और वीर्य लाभा में आपका प्रथमा का एक वचन। और यहां पर दिया हुआ है हमारा भवति भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भू धातु से बनेगा हमारा। फिर इसके बाद दिया हुआ है संतोषात अनुत्तमः सुख लाभः। इसके बारे में उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में भी आपको सुख आसन के आधार पर देना है और इसका भी आपको आशय स्पष्ट कर। संतोषात अनुत्तमः सुख लाभः, इसमें भी आपको क्या कर देना है, जब संतुष्टि प्राप्त होने लगती है व्यक्ति को, तो सबसे संपूर्ण सृष्टि का लाभ उसको प्राप्त होने लगता है। संतोषाद अनुत्तमः, ठीक, सुख लाभः। कर्मानुसारम यस्य प्रकारकम फलम प्राप्तम भवति तेषु संतुष्टि कथयति सुख लाभः। ठीक, जब कर्म के अनुसार व्यक्ति को सब प्राप्त फल प्राप्त होने लगे, तो समझ लेना कि उसको संतुष्टि होने लगी। संतुष्टि में प्रथमा, तेसु में बहुवचन, कथयति कथयता कथयंती, सुख लाभा में प्रथमा का एक वचन है, भवति भवता भवंती, यहां पर भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है आ स्तंभस्य वाक्यांशैः सह बा स्तंभस्य वाक्यांशम मिलयत। यहां पर भी आपको आ स्तंभ को किससे, बा स्तंभ से वाक्यों के अंशों को जोड़ना है। ठीक है ना, वाक्यों के अंशों से जोड़ोगे, सबसे पहले शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य। ठीक, तो यहां पर आपके दिए हुए हैं जैसे धारणा, वीर्य लाभा, सर्व रत्नोपस्थानम, विकल्पः, ध्यानम, आसनम। ठीक, तो यहां आप इससे जोड़ोगे तो किससे जोड़ोगे, स्थिर सुखम। स्थिर सुख में आपको देखो किस में मिलेगा, आसन में मिलेगा। सबसे पहले इसको देख लीजिए, देशबंध चित्तस्य, तो ये देशबंध चित्तस्य में आपका हो जाएगा किसमें, देशबंध चित्तस्य में आपका हो जाएगा ध्यान। और अस्ते प्राणा प्रतिष्ठायाम में आपका हो जाएगा, अस्ते प्रतिष्ठायाम में क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम में वीर्य लाभ, प्रत्येकई तानना में हो जाएगा ध्यान। ठीक है, और यहां पर आपकी धारणा, धारणा बना हुआ है, तो धारणे में हो जाएगा देशबंध चित्तस्य धारणा, और लास्ट आपका बचा हुआ है सर्वरत्नोपस्थानम। ठीक, तो ये आपके इस प्रकार से आपको इनको क्या कर लेना, जोड़ी कर लेना है, इनको मिला लेना है। जैसे ये पहले में दिया हुआ है विकल्प, पहले में विकल्प स्थिर सुखम में आसनम हो जाएगा, देशबंध चित्तस्य में धारणा, अस्ते प्रतिष्ठायाम में सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम में वीर्यलाभ, और प्रत्येकई तानना, तानता में हो जाएगा आपका ध्यानम। ठीक, तो यहां पर भी आप लोग जब इनको मिलाएंगे तो पहले आप देख लिया करो। ठीक, फिर इसके बाद रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखें। योग शास्त्रीय शरीरस्य मनसः नियमनम प्रतिपादनम वर्तते,
उन्होंने कहा क्या कि योग शास्त्र में शरीर के और मन के क्या है नियम प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक, अच्छा ठीक है। यहां मन, फिर इसमें दिया है शौच संतोष तपः, शौच संतोष तपः ईश्वरस् प्रणिधानानि, ईश्वरस् स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। फिर इसके बाद खालिस्तान मिथ्या ज्ञान तद रूपम प्रतिष्ठम, तो यहाँ विपर्यः आ जाएगा। ये नीचे देखिएगा, योग शास्त्र शरीरस्य मनसा नियमनम प्रतिपादनम वर्तते और शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि और नियमाः विपर्ययोः मिथ्या ज्ञानम तद रूपम प्रतिष्ठितम। एक बात और ध्यान रखना है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखें कि जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये आपके कहीं ना कहीं चैप्टर के होते हैं और आपकी एक्सरसाइज के होते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इनको तैयार करिएगा। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो परीक्षाओं में आते रहते हैं, उनको लेकर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा तैयारी ना करना पड़े और आपको आसानी से बहुत अच्छे नंबर आप ला सकें। प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया हुआ है, अधोलिखित पदानाम, क्या दिया है, अधोलिखित पदानाम मूल शब्दम विभक्ति वचनम लिंगम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के मूल शब्द और विभक्ति वचनों को भी लिखो। नीचे लिखे हुए पदों के मूल शब्द विभक्ति वचनम लिंगम च लिखत। ठीक, तो यहां पर भी आपको मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखना है, वचन लिखना है, लिंग लिखना है। जैसे अस्माकम दिया हुआ है, तो अस्माकम का मूल शब्द क्या है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है, लिंग क्या है। तो आपको मैं बता दूं, अस्मद, क्या दिया हुआ है, अस्मद। अस्मद इसका मूल शब्द है, अस्मद का मतलब मैं। ठीक, इसके रूप चलते हैं आपके अस्माकम के, केवल बहुवचन का बताता हूं मैं, तो आपका आ जाएगा अहम आवाम वयम, वयम में आ जाएगा वयम अस्मान अस्माभि अस्माभि, यहाँ आ जाएगा अस्मभ्य अस्मभ्यः, यहाँ आ जाएगा अस्मत् अस्मत्, फिर आ जाएगा अस्माकम अस्माकम, फिर आ जाएगा अस्मासु अस्मासु। तो यहां पर आप देख रहे हैं षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बना हुआ है अस्माकम। तो यहां मूल शब्द क्या है, देखिए मूल शब्द हो गया आपका अस्मद, मिल गया, और विभक्ति क्या हो गई है आपकी, षष्ठी विभक्ति, विभक्ति हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। ठीक है, और फिर वचन क्या हो जाएगा आपका, बहुवचन, बहुवचन। और यहां पर अस्माकम शब्द है, तो आपको देखिए वैसे तो सर्वनाम रूप है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आपका यही चलता है, तो आप यहां पुल्लिंग लिख दीजिए, पुल्लिंग। इस प्रकार से आपको इनके अलग अलग करना है। ठीक है, अलग अलग इनके आपको मूल शब्द करना है और मूल शब्द के बाद विभक्ति करना है, वचन करना है, लिंग करना है। ठीक, इसके आप रूप अगर देखें तो अस्मत् के आपने देखे होंगे, आपने पढ़े भी होंगे रूप, तो उसमें लिखा रहता है अहम माम मया मह्यम मत मम मयि आवाभ्याम आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम फिर इसके बाद आवयोः आवयोः, फिर इसके बाद आ जाएगा वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्य अस्मत्, फिर आ जाएगा अस्माकम अस्मासु। ऐसे आप लोग याद कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे, जैसे चिंतया दिया हुआ है, तो यहां पर भी आपका चिंता से बनेगा, किससे, चिंता से। मूल शब्द क्या हो जाएगा, चिंता। चिंता के रूप चलेंगे आकारांत स्त्रीवाची, चिंता चिंताम चिंतया चिंतायै। जैसे मैंने आपको बताया था ना, रमा रमाम रमया रमायै, वैसे ही बनाना है। राधा के, कृष्ण के, कृष्णा के, सीता के, तो आप कथा के, भाषा के, सबके रूप ऐसे चला दोगे। ठीक, तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा चिंता और रूप चलेगा चिंता चिंताम चिंतया, तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति इसमें आ जाएगी। फिर वचन की बात करें तो एक वचन में बना हुआ है, किसमें बना है, एक वचन में बना हुआ है। और इसमें लिंग की बात करें तो ये स्त्रीलिंग का है हमारा रूप, किसका है, स्त्रीलिंग का रूप हो जाएगा। किसका हो जाएगा, स्त्रीलिंग का रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप इनको आराम से लिखते जाओगे तो आपको फिर कोई समस्या नहीं जाएगी। तस्मिन दिया हुआ है, सर्वनाम रूप है, सर्व सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन। ठीक, तो ये तत् के रूप है, किसके हैं, तत् के। तत् इसमें मूल शब्द है। और विभक्ति की बात करें तो ये सप्तमी विभक्ति का है,
किसका है? सप्तमी विभक्ति का है। और सप्तमी विभक्ति के बाद वचन की बात करें तो ये आपका एक वचन का रूप दिया हुआ है। किसका दिया है? एक वचन का रूप दिया हुआ है। और लिंग की बात करें तो ये हमारा पुल्लिंगवाची रूप है, पुल्लिंगवाची तत् है, पुल्लिंग। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इनको आराम से अगर करेंगे तो आपसे बनते जाएंगे। ये प्रतिष्ठा शब्द भी स्त्रीवाची आ गया है, ठीक है ना। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठां, प्रतिष्ठया, प्रतिष्ठायै, प्रतिष्ठायाः, प्रतिष्ठायाः, प्रतिष्ठायाम, हे प्रतिष्ठे। तो प्रतिष्ठा जैसे चिंता का, चिंता, चिंताम, चिंतया, चिंतायै, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठां, प्रतिष्ठया, प्रतिष्ठायै बनेगा। तो यहां पर भी प्रतिष्ठा शब्द हो जाएगा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शब्द हो जाएगा और सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और यहां पर एक वचन रूप हो जाएगा। और एक वचन के बाद यहां पर आपको स्त्रीलिंग लिख देना है, स्त्रीलिंग। ठीक, दो बार दो जगह लिखा है ऐसा स्त्रीलिंग, दो जगह ऐसे लिखा है, मतलब दोनों आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए अब इनको आप देख लीजिए। ये देखिए, अस्मद षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, और ये पुल्लिंग। चिंता तृतीया विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग। तत्व, ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग नपुंसकलिंग। हाँ, नपुंसकलिंग में भी एक समान बनते हैं क्योंकि तृतीय विभक्ति से समान हो जाते हैं। प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा सप्तमी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से आप इनको बढ़िया से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई यहाँ पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इनको अच्छे से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा, 7 नंबर का ये आपका प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है अधोलिखित पदानि समास विग्रहम कृत्वा समास नामानि लिखत। अब यहाँ पर भी आपको देखो समासों के विग्रह करना है। क्या करना है? समास का विग्रह करना है, ना कि आपको समस्त पद बनाना है। क्या करना है? समास का विग्रह करना है। तो ध्यान पूर्वक आपको इनका विग्रह कर लेना है। कैसे विग्रह करना है वो आपको ध्यान पूर्वक देखें। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है सोत्साहम, पहला पद हमारा क्या दिया हुआ है? सोत्साहम। तो आप जैसे देखें इसमें सोत्साहम मतलब उत्साह के साथ। तो उत्साह के साथ के लिए आपको क्या कर देना है? के साथ आ रहा है, ध्यान रख लेना, तो षष्ठी आ जाएगा। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति, तत्सन्निधौ, ऐसे आपको समासों का विग्रह करना है। तो विभक्ति कैसी लगाने पड़ती है ये देखो, ये लिखा ना सोत्साहम, मैंने आपसे बोला उत्साह के साथ। तो एक सूत्र होता है हमारे व्याकरण में, शह शाकम, शाकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम तृतीया। इनकी योग में हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है। देखो तो यहाँ पर सह आ गया ना, सह आया है तो तृतीया विभक्ति लगी। उत्साहेन शह, क्या हो गया? उत्साहेन शह, उत्साहेन सह आ गया है, तो यहाँ पर आपका तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फिर इसके बाद दिया हुआ जैसे चित्त वृत्ति, चित्तस्य वृत्ति, चित्त की वृत्ति। ठीक, चित्त की वृत्ति, चित्त मतलब दिमाग, मन, मन की वृत्ति जान लेना। तो यहां पर देखें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो यहां हमारा हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास लगा हुआ है। फिर लिखा है तत्सन्निधौ, तत्, तत् के रूप चलाओगे आप तो क्या बनता है? शह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य और तस्मिन् दिया हुआ है। तो ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, देखो तस्य सन्निधौ, तत्सन्निधौ। ठीक, तो षष्ठी तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास।
षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है अहिंसा। अब यहाँ देखें अहिंसा, अहिंसा न हिंसा इति अहिंसा, न हिंसा इति अहिंसा, न हिंसा इति अहिंसा। और जब हमारे पद के साथ में आ लग जाता है तब हमें क्या करना चाहिए, आ को हटा देना चाहिए और न को जोड़ देना चाहिए विग्रह करते समय। तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, नई तत्पुरुष समास। कौन सा, नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष समास। इसमें हमारा हो जाएगा नई तत्पुरुष समास। फिर इसके बाद अस्तेयम दिया है, नास्तेयम, नास्तेहम इति अस्तेयम। ठीक, तो यहाँ पर भी हमारा नई तत्पुरुष समास हो जाएगा, नई तत्पुरुष। ये भी तत्पुरुष का ही एक भेद कहलाता है, ध्यान रख लेना, लेकिन ये तत्पुरुष से थोड़ा सा इसका विग्रह अलग होता है। तत्पुरुष समास, नई तत्पुरुष समास। फिर लिखा अपरिग्रह, न परिग्रह इति अपरिग्रह। तो यहाँ पर भी हमारा नई तत्पुरुष समास हो जाएगा, नई तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे समास। समासों में क्या किया, पहले में हमारा आ गया है उत्साहेन श तृतीया और चित्तस्य वृत्ति षष्ठी, तस्य सन्निधौ षष्ठी, न हिंसा नई तत्पुरुष, नास्तेयम नई तत्पुरुष और न परिग्रह नई तत्पुरुष समास इसमें हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 8 नंबर का, जिसमें लिखा है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम व कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों के संधि विच्छेद, संधि और विच्छेद दोनों करो। ठीक, कुछ पद दिए हुए, इनके संधि विच्छेद करना है आपको। तो जैसे पहला दिया हुआ है आपका क, तो यहाँ क्या करोगे आप, कह प्लस अपि, कह प्लस अपि दिया हुआ है, तो यहाँ आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर आपको अतोरोर प्लुताद अप्लुते सूत्र होगा, अतोरोर प्लुताद प्लुताद अप्लुते, अप्लुते ये सूत्र होता है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर देता है, ऊ कर देता है, और अपि आपका पद रहेगा। और इसका आ और ये ऊ मिल करके यहाँ क्या कर लेगा, ओ कर लेगा, ओ गुण कर लेगा, और पीछे आने वाला आ आपका अवग्रह के रूप में आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा कोपी। क्या बन जाएगा, कोपी। तो यहाँ आपकी विसर्ग संधि बन जाएगी। वैसे तो यहाँ उत्त संधि है, लेकिन आप विसर्ग संधि लगा सकते हैं। ठीक है ना, विसर्ग है ना, इसीलिए आप यहाँ विसर्ग कह सकते हैं। और विसर्ग के अंतर्गत चलती है हमारी उत्त संधि, तो ये हमारी उत्त संधि लगी हुई है। फिर लिखा हुआ है यहाँ समग्र रूपेण। तो समग्र रूपेण में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सम्यक रूपेण, सम्यक प्लस रूपेण, ये पद दिया हुआ है सम्यक प्लस रूपेण। तो यहाँ का के स्थान पर क्या हो जाएगा, चर्त वो जसत्त हो जाएगा, जस्त, जसत्व संधि लगेगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जस्त संधि में का वर्ग अपने ही वर्ग के का खा गा तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर लेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका सम्यक की जगह सम्यक आ जाएगा, सम्यक प्लस रूपेण। तो यहाँ जस्त संधि लगेगी। तो ये देखो आप कैसे मिलेगा, सम्यग और गा में रा आएगा तो ऐसे मिल जाएगा, और रूपेण का ये उ लग जाएगा, ये बन जाएगा सम्यक रूपेण, सम्यक रूपेण। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सम्यक प्लस रूपेण, सम्यक प्लस रूपेण। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, आप इसमें हल संधि लिख सकते हैं, व्यंजन हल संधि। हल संधि का मतलब व्यंजन संधि, हल संधि का मतलब क्या होता है, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि इसमें होगी तो आप व्यंजन संधि के अंतर्गत इसमें कौन सी जस्त संधि लगा सकते हैं, झलाम जसो अंते और झलाम जस झसी। ठीक, दो सूत्र लगते हैं, प्रिय छात्रा, प्रिय छात्रा। तो यहाँ प्रिय छात्रा में क्या हो जाएगा, प्रिय प्लस छात्र। ठीक, प्रिय प्लस छात्रा। तो यहाँ पर आपकी कौन सी होगी संधि, छे चा। देखिए आ के बाद अगर छा हो तो बीच में चकार आ जाता है, चा आ जाता है, तो प्रिय। और यहाँ पर वैसे तुक का आगम, छे तुक एक सूत्र होता है, कौन सा, छे चा एक सूत्र होता है, और एक होता है छे तुक, छे तुक। तो तुक का आगम होता है।
तो यहाँ तुक का आगम करके छात्रा बनेगा, छात्रा बनेगा, और उ और का क्या लोप हो जाएगा, यहाँ ता बचेगा आपका, प्रिय ता और छात्रा, ये पद दिए हुए हैं। ठीक है, अब ता के स्थान पर फिर इश्चुत कर देना, तो ता के स्थान पर चा हो जाएगा, चा हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे आ जाएगा चा। तुक आगम होता है ये, तुक का आगम। ठीक है, 6 तुक सूत्र से। तो यहाँ आपका बनेगा प्रिय छात्रा, प्रिय छात्रा, प्रिय छात्र। ठीक, तो यहाँ पर भी आपकी हल संधि होगी, ध्यान रख लेना, प्रिय प्लस छात्रा। ठीक, यहाँ पर भी आपकी हल संधि मतलब व्यंजन संधि ही होगी। व्यंजन के भेद तो हैं, एक बात ध्यान रख लेना, व्यंजन के भेद तो होते हैं, आपको पढ़ने भी पड़ेंगे। ठीक है ना, 12th क्लास है तो पढ़ने पड़ेंगे, सीधा सीधा आपसे थोड़ा सा घुमा करके भी पूछ सकते हैं वो। फिर लिखा हुआ है अन्यदपि, तो यहाँ हो जाएगा आपका अन्यत प्लस अपि, अन्यत प्लस अपि। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगी, हल संधि, जिसे हम जसत्व संधि कहते हैं, जसत्व संधि। तो कैसे बनेगा आपका पद, कैसे बनेगा, अन्यत, अन्यत प्लस अपि। ठीक, ता वर्ग अपने ही वर्ग के, ता था दा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेगा, तो यहाँ हो जाएगा अन्यद, क्या हो जाएगा, अन्यद प्लस अपि, अन्यदपि। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अन्यद, अन्यदपि बन गया, अन्यदपि। फिर लिखा हुआ है प्राणायाम, तो प्राण प्लस आयाम, प्राण प्लस आयाम, आयाम प्राणायाम। तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। ठीक है, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या, प्राण प्लस आयाम, तो अणाम ऐसे क्या निकालोगे, छोटा आ और आयाम का बड़ा आ, दोनों को मिलाओगे बड़ा आ बनेगा। तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि लगेगी। कौन सा सूत्र लगेगा भैया, कोई बताएगा, दीर्घ संधि में कोई है, चहिता हमारा कौन है, दीर्घ संधि का सूत्र लिखने वाला, कमेंट सेक्शन में। अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, तो आपका बनेगा प्राण में से आ निकल जो गया था, तो अणा आधा हो गया था, और आयाम का आ और ये आ मिलकर के बड़ा आ बन जाता है, यामह पद आपका ज्यों का त्यों यहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मिलाओगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य करोगे, तो प्राणायामः, तो पद बनेगा आपका प्राणायामः। तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी संधियां हैं, ये ध्यान रख लेना, इसमें आपकी बहुत अच्छी अच्छी संधियां हैं, उनको आप जितने अच्छे से करोगे उतने अच्छे से आपकी शब्दावली मजबूत हो जाएगी। ठीक है, देखिए, कहा प्लस अपि विसर्ग संधि, सम्यक प्लस रूपेण हो जाएगा, प्रिय प्लस छात्रा, तुक का आगम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि 6 तुक सूत्र से तुक का आगम हो जाता है, और अन्यत अपि, अन्यदपि, प्राण प्लस आयामा, प्राणायामा। तो यहाँ पर आपकी ये संधियाँ हो जाएंगी। ठीक, अब संधि देखना है तो संधि आप देख लीजिए, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी। ठीक है, देखो ये मैं चलो इसको यहाँ से क्लीन किए दे रहा हूँ, ये संधि आ गई हैं आपकी, आ गई हैं, बन जाएगी। ठीक, संधि बनी कि नहीं बनी, ये देखो, पहले में विसर्ग संधि, दूसरे में हल संधि, तीसरे में हल संधि, और फिर चौथे में हल संधि, फिर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ये संधि आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलें आगे देखेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का, 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, लिखा है अधोलिखित पदानाम धातु प्रत्यय लिंगम च लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के धातु प्रत्यय और लिंग। संस्कृत में आपको देखिए, धातु मतलब होता है मूल, मूल पद को जानना, वो हमारी धातु कहलाती है, धातु को अलग करना है। प्रत्यय क्या होता है, जो पीछे जुड़ने वाला होता है वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक, और लिंग हमारी
संस्कृत में आपको मालूम है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग 3 लिंग होते हैं, तो उनके बारे में जानना है। तो जैसे उपयोगिनी दिया हुआ है तो इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा लिंग है वो लिखना है। उक्तम में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा लिंग है। ऐसे आपको स्वागतम, फिर निरोधा, विपर्यया, प्रत्यय, यमः, आसनम, प्रत्याहार, ध्यानम, समाधि, सत्यम, शौचम, जुगुप्सा, संतोषः। ठीक, संतोषः ये आपको अलग अलग करने हैं। देखिए जैसे ये लिखा है उपयोगिनी, उपयोगिनी में उपसर्ग लगा हुआ है, युज धातु है और घिनुण, घिनुण प्रत्यय लग करके स्त्रीलिंग में आपका बनता है उपयोगिनी। उपयोगिनी युज धातु से योग बनता है और यहाँ चाकू वो चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग होता है चोकू से, तो यहाँ गा हो जाएगा, का खा गा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ई बच जाएगा, तो उपयोगिनी बन जाएगा गी नी, और नुण यहाँ बन जाएगा, घिन बचेगा ना, और स्त्रीलिंग बन जाएगा गी प्रत्यय लग करके उपयोगिनी। फिर उक्तम में आपकी वच धातु है कित प्रत्यय, तो यहाँ से उक्त बनेगा, उक्त से उक्तम बन जाएगा, नपुंसकलिंग का रूप हो जाएगा। स्वागतम में सु उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, गम धातु से यहाँ कित प्रत्यय लग करके स्वागतम बनता है, लेकिन यहाँ यण संधि होकर के सु का श्व बन जाता है, उ के स्थान पर वा भी होता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर श्व बन जाता है। जैसे ये सु प्लस आ दिया है ना, सु प्लस आ, तो यहाँ सा में से उ निकलेगा, सा में से क्या निकलेगा, यहाँ उ निकल करके बाहर आ जाएगा और उ के स्थान पर वा हो जाएगा यण संधि के आधार पर। ठीक है, और ये आ आपका ज्यों का त्यों रहेगा, इनको मिला दोगे तो ये आपका बनेगा स्व, स्व बनेगा। ठीक, और गम से कित प्रत्यय लग करके गतम बन जाएगा, स्वागतम बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है निरोधा, तो नि उपसर्ग है, रुद्ध धातु से घई प्रत्यय लग करके निरोध बनता है, और फिर इसके बाद निरोधा एक वचन का रूप हो जाएगा। विपर्यया में बी उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, ई प्रत्यय से यण आदेश होकर के अच प्रत्यय लग करके यहाँ पर ई धातु में यण आदेश होकर के विपर्यया बन जाएगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा, तो 2 या हो जाएंगे आपके। ठीक, विपर्यया। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रत्यय, प्रत्यय में भी आपको देखो प्रति उपसर्ग है, आय धातु से प्रति उपसर्ग और प्रति ई बन करके अच प्रत्यय लग करके प्रत्यय प्रत्यय बन जाता है। ठीक, तो ये आपका उपसर्ग है, ये आपकी यहाँ धातु दी हुई है और यहाँ आपका प्रत्यय दिया हुआ है। ठीक, फिर यहाँ यम दिया हुआ है, यमः, तो यम धातु है आपकी घई प्रत्यय लगा हुआ है। फिर आसनम में आश धातु है, आश धातु और ल्योट प्रत्यय में यहाँ लकार और टकार की संज्ञा, और यू को युवोर नाकौ सूत्र से यहाँ युवोर नाकौ, युवोर नाकौ सूत्र से यहाँ यू को अन आदेश हो जाता है, यू को क्या होता है, अन आदेश हो जाता है, युवोर नाकौ सूत्र बन जाता है। ठीक, ध्यान रखना, तो यहाँ आसनम बन जाएगा। प्रत्याहार में प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, हिरी धातु से घई प्रत्यय लग करके प्रत्याहिरी बनता है, फिर प्रत्याहार बन जाता है। ठीक है, फिर ध्यानम में धई धातु है, ल्योट प्रत्यय में, सो यहाँ पर भी आपका ये जो मैंने अभी बताया ना, यू को अन आदेश होता है, यहाँ यू शेष बचता है। फिर इसके बाद हम देखें समाधि में सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और धा धातु से की प्रत्यय लग करके समाधि बन जाता है सीधे सीधे। सत्यम में सत उपसर्ग है, वो सत धातु है, यत प्रत्यय से सत्य बनता है और यम प्रत्यय नपुंसकलिंग का बन जाता है। शौचम में सुच धातु से सु से ऊ को वृद्धि होकर के शौच बन जाएगा और घई प्रत्यय लग जाएगा, तो शौच, शौचः, फिर यहाँ नपुंसकलिंग का रूप लग करके शौचम बन जाएगा। जुगुप्सा में गुप धातु से सन प्रत्यय और आ प्रत्यय लग करके और आजाद टाप से टाप प्रत्यय लग करके यहाँ जुगुप्सा स्त्रीवाची पद बनेगा। यहाँ लिखा है संतोषः, तो सम्यक तोषः, सम उपसर्ग तुस धातु घई प्रत्यय लग करके जो संपूर्ण रूप से क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, उसे हम सम्यक तोषः कहते हैं। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक हम लोग 10 नंबर पर चलेंगे। 10 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। अधोलिखित पदानाम शब्दानाम अर्थः का, नीचे लिखे हुए पदों के शब्दों के अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, तो अर्थों को जानते हैं। देखिए यहाँ जैसे भित्तिसु दीवाल कहते हैं, कॉपी कोई भी, इदानीम इसी समय, उपयोगिनी उपयोग, उपतम कहना, स्वागतम स्वागत करना, सम्यक रूपेण ठीक प्रकार से, सोत्साहम उत्साह के साथ, प्रिय छात्रा प्रिय छात्र, चित्त वृत्ति मन की वृत्ति, निरोध विपर्यय विलोम पद, पर्यायः विकल्पः, निद्रा स्मृति, अन्यदपि, यमः नियमः, आसनम प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यानम, समाधि तत्सन्निधौ, अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह शौचम जुगुप्सा संतोषा, ये शब्द दिए हुए हैं। योग की विशिष्टता के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें, भित्तिसु दिया हुआ है तो भित्तियों पर दीवारों पर,
कोपी मतलब कोई भी। इदानीम का मतलब जब या अव्यय, या अव्यय पद है। उपयोगिनी मतलब उपयोगी या काम में आने वाली। उक्तम का मतलब कहा हुआ। स्वागतम का मतलब शुभागम या सुखद अगवानी। और सम्यक रूपेण का मतलब अच्छी तरह से। सोत्साहम का मतलब उत्साह के साथ। सोत्साहम का मतलब उत्साह के साथ। फिर इसके बाद देखें प्रिय छात्रा में प्रिय छात्र। चित्तवृत्ति का मतलब चित्त की चंचलता। निरोधा का मतलब रुकावट। विपर्याय का मतलब विपरीत ज्ञान। प्रत्याय का मतलब ज्ञान। और विकल्पा का मतलब शब्दजन्य ज्ञान से रहित। निद्रा का मतलब अभाव जन्य ज्ञान आश्रित। और स्मृति का मतलब अनुभवजन्य प्रत्यक्षीकरण। और अन्यदपि का मतलब दूसरा भी। अन्यदपि का मतलब दूसरा भी। फिर इसके बाद दिया हुआ है यम का मतलब नियंत्रण या संयम। नियम का मतलब नियंत्रण या योग का एक भेद है। आसन का मतलब योग में बैठने का ढंग। और प्राणायाम श्वास खींचने, रोकने व निकालने की एक विशेष प्रक्रिया जो पूरक, रेचक, कुंभक के रूप में होती है। ठीक है ना, पूरक, रेचक और कुंभक के रूप में होती है। प्रत्याहार क्या कहलाता है? इंद्रियों का दमन करना प्रत्याहार है। धारणा क्या होता है? चित्त को संयमित करने की शक्ति, मन को एकाग्रचित करने की शक्ति धारणा होती है। संयमित करना। ध्यान का मतलब होता है मनन या चिंतन। समाधि का मतलब ब्रह्म चिंतन में पूर्ण लीन हो जाना, समाधि, ईश्वर की प्राप्ति हो जाना। अंत में समाधि की ओर हम पहुंचते हैं। फिर तत्सन्निधौ पद दिया हुआ है, इसमें लिखा उसके पाप से। और अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा ना देना। अहिंसा मतलब मन वचन कर्म से आपके द्वारा कोई भी जीव हत्या ना हो। सत्यम मन वास्तविक या निष्कपटता। अस्तेयम का मतलब चोरी ना करना। और ब्रह्मचर्यम का मतलब संयमित जीवन करना, संयम से जीवन जीना। अपरिग्रह का मतलब संचय न करना। शौचम का मतलब शुचिता या पवित्रता। जुगुप्सा का मतलब घृणा होता है। संतोषः का मतलब संतुष्टि या तृष्णा रहित हो जाना। अगर आप जुगुप्सा मतलब संतुष्टि कर लेते हैं, अगर किसी भी प्रकार का आपको मोह नहीं रह जाती, तृष्णा नहीं रह जाती, उसी समय हमारा संतोष हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन योगस्य वैशिष्ट्यम पाठ के थे, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत अच्छे से आप लोग इसको पढ़िएगा। कहीं पर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। वो तो करना ही पड़ेगा, आप लोग करिए, जल्दी से अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। ठीक, जो हमारे नए विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। कैसे नोट्स आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। यदि आप यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।